प्रतिरोध का स्वर दिसंबर 2024। शीर्षक महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव पर। मुख्य पाठ। अप्रैल से जून 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से राज्य विधानसभा चुनावों का दूसरा दौर नवंबर 2024 में झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ। भारत के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र में आरएसएस बीजेपी ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के साथ महायुति का नेतृत्व किया और प्रचंड जीत हासिल। उन्हें कुल 288 में से 234 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल थीं, को केवल 50 सीटें मिली। आनुपातिक रूप से बड़ी आदिवासी आबादी वाले राज्य झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेतृत्व वाली आईएनडीआईए के झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई एमएल लिबरेशन के गठबंधन ने कुल 81 में से 56 सीटें हासिल कर 2/3 बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन केवल 24 सीटों पर सिमट गया। भाजपा को 21 सीटें मिलीं। झारखंड के गठन के बाद यह पहली बार था कि किसी पार्टी गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला है और वह राज्य में पुनः निर्वाचित हुए हैं। इन दो राज्य विधानसभा चुनावों के अलावा कई राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों और 2 संसदीय सीटों के लिए उपचुनाव हुए। कांग्रेस को दोनों संसदीय सीटें मिलीं। राज्य विधानसभा उपचुनावों में संबंधित सत्तारूढ़ दलों का दबदबा रहा। यूपी, गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान में बीजेपी, बिहार में एनडीए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कर्नाटक में कांग्रेस और पंजाब में आप, जबकि केरल में कांग्रेस और सीपीआई एम द्वारा एक-एक और मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने एक-एक सीटें हासिल की। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री चुनाव में पराजित हुए। दोनों राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में अप्रैल से जून में हुए संसदीय चुनावों की तुलना में मतदान में वृद्धि दर्ज की गई। यह आंशिक रूप से शासक वर्ग के दलों के गठबंधनों के बीच तीव्र चुनावी लड़ाई के कारण था। जहां झारखंड में यह 69.19% से 66.65% की मामूली वृद्धि हुई, वहीं महाराष्ट्र के मामले में वृद्धि काफी ज्यादा थी। लोकसभा चुनावों में 61.29% के मुकाबले विधानसभा चुनावों में 66.05%। दोनों राज्यों यानी झारखंड और महाराष्ट्र में विजयी गठबंधन ने लगभग 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में चुनावों में वोट शेयर में भारी वृद्धि दर्ज। यह चुनावी नतीजों की अस्थिर प्रकृति और तात्कालिक कारकों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना दर्शाता है। यह संसदीय और विधानसभा चुनावों के बीच बदलाव का कोई निर्धारित पैटर्न नहीं दिखाता है। महाराष्ट्र में आईएनडीआईए ब्लॉक ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। कुल 48 सीटों में से 30 सीटें हासिल की थीं, जबकि झारखंड में एनडीए ने बहुमत सीटें, कुल 14 सीटों में से 9 हासिल की थी। केवल 6 महीनों ने शासक वर्ग के गठबंधनों के चुनावी भाग्य में कितना अंतर ला दिया है। यह अस्थिरता अर्थात जनता की राय में बदलाव जनता को आंदोलनों और संघर्षों में शामिल करने का अवसर दिखाती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र के मामले में भी चुनाव आयोग के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। आपत्ति करने वाली पार्टियों की चिंताओं को दूर करने के बजाय चुनाव आयोग ने शिकायतकर्ताओं के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया है, यहां तक कि तटस्थ दिखने का दिखावा भी छोड़ दिया है। हरियाणा के मामले में यह रवैया काफी स्पष्ट था। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायतें चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने दोनों पर केंद्रित है। प्रति निर्वाचन क्षेत्र में औसतन लगभग 10,000 नए मतदाता जुड़े। 50 के लगभग विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में प्रति क्षेत्र 50,000 वोट बढ़ने की रिपोर्ट है, जो वो वोटर संख्या में इस समयावधि में होने वाली बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। दूसरी शिकायत मतदान के दिन शाम 5 बजे चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदान प्रतिशत से लेकर मतदान के दिन रात 11 बजे घोषित मतदान प्रतिशत में वृद्धि से संबंधित है और फिर मतगणना के दिन से ठीक पहले शाम को इसमें और वृद्धि घोषित करने से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दिन शाम 5 बजे 58.22% मतदान की घोषणा की थी, जो मतदान के दिन रात 11 बजे के बीच 6% से अधिक बढ़ाकर
65.02% घोषित की गई और गिनती के दिन से पहले शाम को 66.05% हो गए। यह कुल 8% से कुछ कम की वृद्धि। यह बढ़ोतरी झारखंड की तुलना में, जहां एक साथ चुनाव हुए थे, काफी बड़ी है। ये शिकायतें चुनाव में धन के उपयोग को रोकने में चुनाव आयोग की विफलता के साथ साथ अभियान में भाजपा नेताओं द्वारा सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ प्रचार को रोकने में विफलता के अलावा है। चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता के अनुसार इनकी जांच करने के लिए बाधित। चुनाव आयोग को चुनाव के संचालन के बारे में शिकायतों का समाधान करना चाहिए, विशेष रूप से मतदाता सूचियों में बदलाव और मतदान प्रतिशत में बड़ी वृद्धि के बारे में विशिष्ट शिकायतों पर। जहां इतनी बड़ी वृद्धि हुई वहां आरएसएस बीजेपी लाभार्थी रही है। इससे चुनाव आयोग द्वारा आरएसएस बीजेपी के प्रति पक्षपात के संदेह को बल मिला है। इन शिकायतों पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि चुनाव आयोग कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। फांसीवादी ताकतें लोकतांत्रिक प्रथाओं को जिस हद तक वे मौजूद है, सिलसिलेवार जंग से कमजोर कर रही है और चुनावों के निष्पक्ष आचरण को कमजोर करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन चुनावों में एक निश्चित वार्षिक आय से नीचे के परिवारों की महिलाओं को आर्थिक लाभ, नकद हस्तांतरण की योजनाओं की भूमिका मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण बताई गई है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने 1,500 रुपये प्रति माह देकर लड़की बहना योजना शुरू की और भुगतान इस वर्ष जुलाई से शुरू किए। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने एक समान योजना, मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 प्रति माह रुपये का भुगतान किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना नामक ऐसी योजना को 2023 के राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में आरएसएस भाजपा की व्यापक जीत में योगदान देने का श्रेय दिया गया था। भाजपा ने ओडिशा में सुभद्रा योजना नामक एक ऐसी ही योजना का वायदा किया था और सत्ता में आने के बाद इसे लागू किया है। इस तरह की मामूली रकम ने चुनावों में भूमिका निभाई है। यह केवल ग्रामीण भारत में लोगों के एक बड़े वर्ग, विशेषकर महिलाओं की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इस तरह की रकम को चुनावी गेम चेंजर के रूप में चित्रित किया जा रहा है। इसका कारण देश में गहरा कृषि संकट और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, जिसे शासक वर्ग की पार्टियां संबोधित करने में अनिच्छुक या असमर्थ है। शासक वर्ग की पार्टियों के पास गहराते कृषि संकट, औद्योगिक ठहराव और बढ़ती बेरोजगारी के अंतर्निहित प्रणालीगत कारणों को संबोधित करने की कोई इच्छा या योजना नहीं है। इन मुद्दों को संबोधित करने में भारत को साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी और उनके भारतीय सहयोगियों के चंगुल से बाहर निकालना और विशाल ग्रामीण इलाकों को अर्धसामंतवाद और बड़ी ग्रामीण आबादी पर अत्याचार करने वाले निहित स्वार्थों के गठजोड़ के दमन से मुक्त कराना शामिल है। चूंकि शासक वर्ग की पार्टियां इन्हीं शोषक ताकतों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वे आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। वे ऐसी मामूली धन वाली योजनाओं के साथ आगे आ रही है और अपनी योजनाओं की तुलना अपने चुनावी विरोधियों की इस तरह की योजनाओं से कर रही है। उनकी तथाकथित रेवड़ियों की तुलना उनके विरोधियों से की जा रही है। प्रत्येक नागरिक लाभकारी और सार्थक रोजगार का हकदार है और यदि सरकार ऐसा रोजगार सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो उचित भत्ते का भी हकदार है। यह मामूली रकम देश के लोगों की गरीबी और बदहाली का मजाक है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए इन योजनाओं की राशि उस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए जो उचित। आरएसएस भाजपा के सांप्रदायिक विभाजनकारी दृष्टिकोण के इस प्रयोग को शासक वर्ग के बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। दुनिया भर में शासक वर्ग मेहनतकश लोगों को विभाजित करने और उनकी लगातार बिगड़ती स्थितियों से ध्यान हटाने के लिए ध्रुवीकरण के नारों का सहारा ले रहे हैं। उनके संकट के वास्तविक कारणों के लिए इन कृत्रिम कारणों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। साम्राज्यवादी व्यवस्था गहराते संकट में है और लोगों के आंदोलनों को रोकने और कॉरपोरेट के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए दुनिया भर में इन विभाजनकारी और ध्रुवीकरण ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में यह कोई अकेली घटना नहीं है, हालांकि इसकी अभिव्यक्ति इसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना के अनुरूप है। जनांदोलन इस आख्यान को चुनौती देते हैं और इसलिए उन्हें बेरहमी से दबा दिया जाता है। जनता के संघर्षों और विशेष रूप से क्रांतिकारी कम्युनिस्टों का क्रूर दमन इस विभाजनकारी और संकीर्ण एजेंडे के प्रसार के साथ साथ चलता है।
फासीवादी ताकतें अस्थायी रूप से मेहनतकश लोगों सहित लोगों का ध्यान भटकाने में सफल हो सकती है, खासकर जहां इस एजेंडे के खिलाफ कोई मजबूत प्रतिरोधी ताकतें नहीं है। आरएसएस बीजेपी के इस एजेंडे की अपील उत्तरी और पश्चिमी भारत में अधिक है, हालांकि यह देश के अन्य हिस्सों में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। साथ ही अन्य शासक वर्ग की पार्टियां इस एजेंडे का मजबूती से मुकाबला करने में विफल है और बड़े पैमाने पर जन आंदोलनों का अभाव भी है, जो इस एजेंडे के जनविरोधी चरित्र को उजागर कर। झारखंड आदिवासियों का गुस्सा एक बार फिर आरएसएस बीजेपी पर भारी पड़ा। झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन 2019 में आरएसएस भाजपा सरकार के खिलाफ आदिवासियों के गुस्से के बल पर सत्ता में आया था। उसने 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें हासिल की थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को बदलने और आदिवासी जमीनों को कॉरपोरेट को सौंपने के उनके प्रयासों और तत्कालीन आरएसएस भाजपा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध हमलों के विरोध में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए उठे पत्थलगड़ी आंदोलन के क्रूर दमन के कारण लोगों, विशेषकर आदिवासियों में स्पष्ट गुस्सा था। आदिवासियों का गुस्सा इतना था कि उनकी सहयोगी पार्टी एजेएसयू भी चुनाव से पहले ही उनसे अलग हो गई। झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने इस बार 2/3 बहुमत से अधिक 56 सीटें जीती। उन्हें 44.33% वोट मिले और उन्होंने पिछली बार से 9 सीटें अधिक हासिल कीं, जिसमें जेएमएम को 34, कांग्रेस को 16, राजद को 4 और सीपीआई एमएल लिबरेशन को 2 सीटें मिली। सीपीआई एमएल लिबरेशन हालांकि बगोदर में हार गई, जहां से वह कई बार जीत चुकी। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए ब्लॉक को 38.97% वोट मिले थे और 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। दूसरी ओर, विधानसभा चुनावों में आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 38.14% वोट मिले और उसे 24 सीटें मिलीं। बीजेपी को 21 और एजेएसयू, जेएसपी रामविलास और जेडीयू को 1-1 सीट मिली। संसदीय चुनाव में एनडीए को 47.22% वोट मिले थे और उसने 52 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। एनडीए के वोटों में 9% से अधिक की गिरावट आई, जबकि जेएमएम के नेतृत्व वाले ब्लॉक के वोटों में लगभग 5.4% की वृद्धि हुई। विधानसभा चुनाव में मुद्दे झारखंड और खासकर आदिवासियों से ज्यादा जुड़े थे। आदिवासी आरएसएस भाजपा शासन को नहीं भूले हैं, जो आदिवासी विरोधी था और माना भी जाता था। इस माहौल में एक आदिवासी नेता पर हमले के साथ साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, और जब हेमंत सोरेन जेल में थे तब झामुमो से चंपई सोरेन को भाजपा द्वारा अपने पाले में लाना भी आदिवासियों पर कोई असर नहीं डाल सका। हालांकि शहरी इलाकों में एनडीए का दबदबा रहा और उसे आईएनडीआईए ब्लॉक के 40% की तुलना में 49% वोट मिले, लेकिन विशाल ग्रामीण इलाकों में एनडीए को झटका लगा। इन चुनावों में आदिवासियों ने आरएसएस भाजपा के कथित बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसांख्यिकीय परिवर्तन एजेंडे को खारिज कर दिए। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे संथाल परगना क्षेत्र में आरएसएस भाजपा बुरी तरह हार गई। आईएनआईडीए ब्लॉक को इस क्षेत्र में 52.2% वोट मिले और उसे कुल 18 सीटों में से 17 सीटें मिली। आदिवासियों की एकता ने आरएसएस भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे पर एक बड़ी रोक के रूप में काम किए। झारखंड में एसटी के लिए आरक्षित कुल 28 सीटों में से आरएसएस बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। जयराम महतो के नेतृत्व वाले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेकेएलएम के मजबूत चुनावी प्रदर्शन से आरएसएस भाजपा का वोट आधार और भी कम हो गए। हालांकि जेकेएलएम को केवल 1 सीट मिली, लेकिन उन्हें 10.31 लाख वोट, लगभग 5.8% मिले और उनके उम्मीदवार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहे और कई निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त वोट मिले, जिससे आजसू और भाजपा उम्मीदवारों की संभावनाएं कम हो गई। इसकी तुलना में आजसू को महज 3.4% वोट मिले। जेकेएलएम को कुर्मी महतो वर्ग से समर्थन मिला, जिसकी झारखंड में बड़ी आबादी 20% से अधिक है। महतो वोटों के बंटने और एक बड़ा हिस्सा जेकेएलएम को जाने से
आरएसएस बीजेपी को मुख्य रूप से गैर झारखंडी वर्गों से समर्थन मिला। हालांकि आरएसएस बीजेपी झारखंड में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से आदिवासियों के बीच बहुत पैसा खर्च करके काम कर रही है और आदिवासियों का हिंदूकरण करने के एजेंडे के साथ काम कर रही है, लेकिन इसे आदिवासियों के बीच झटका लगा है जो वनवासी कल्याण के धोखे को अपनी जमीन और संसाधन कॉरपोरेट को सौंप देने की एक चाल के रूप में देख रहे हैं। महाराष्ट्र सांप्रदायिकता, योजनाओं का हथियारीकरण और चुनावी हेरफेर का मिश्रण। महाराष्ट्र में आरएसएस भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने INDIA ब्लॉक पर बड़ी जीत हासिल की, जहां बमुश्किल 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में उसी गठबंधन से वह हार गया था। उसे विपक्ष की 50 सीटों के मुकाबले 234 सीटें मिलीं, जबकि लोकसभा में उसे INDIA ब्लॉक की 30 के मुकाबले में केवल 17 सीटें मिली थीं, एक सीट स्वतंत्र उम्मीदवार को मिली। महायुति के 3 घटकों ने 48.16% वोट हासिल किए, भाजपा 26.77%, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 12.38% और अजित पवार की एनसीपी 9.01%, जबकि एमवीए के 3 मुख्य घटकों ने 33.66% वोट हासिल किए, कांग्रेस 12.42%, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 11.28% और शिवसेना उद्धव ठाकरे 9.96% और छोटे सहयोगी दल जैसे सीपीएम, एसपी और पीडब्ल्यूपी को मिलाकर उसे 35.2% वोट मिल। राज ठाकरे की एमएनएस को 1.55% वोट मिले। महायुति ने महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में बढ़त प्राप्त की और सभी में बहुमत सीटें हासिल की। एमवीए की गिरावट को लोकसभा चुनावों में उनके चुनावी प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है, जब एमवीए ने 46.3% वोट हासिल किए थे, जबकि आरएसएस भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने लगभग 45% वोट हासिल किए थे। लोकसभा चुनावों में एमवीए उम्मीदवारों ने 155 विधानसभाओं में बढ़त बनाई थी और महायुति उम्मीदवारों ने 125 विधानसभा क्षेत्रों में। एमवीए ने लगभग 2/3 लोकसभा सीटें हासिल करने के बावजूद वोट शेयर और विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त के मामले में यह एक करीबी चुनाव था। कई क्षेत्रों में बढ़त काफी कम थी। इन चुनावों में महायुति का वोट शेयर लगभग 4% बढ़ा, लेकिन एमवीए का वोट शेयर 11% से अधिक गिर गए। एमवीए वोटों में इस तीव्र गिरावट को लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन के कारण एमवीए द्वारा अपनी जीत को हल्के में लेने की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र चुनावों में चुनाव आयोग की भूमिका, संहिता उल्लंघन और पहले उल्लेखित अन्य कारकों के कारण कई बिंदुओं पर जांच के दायरे में आ गई है। चुनाव आयोग के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये के अलावा आरएसएस भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने नकद हस्तांतरण योजनाओं का मिश्रण अपनाया, जिन्हें आरएसएस कैडर नेटवर्क और राज्य कर्मचारियों के बीच इसकी पैठ, जबरदस्त सांप्रदायिक प्रचार और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आक्रामक प्रयासों द्वारा हथियार बनाया गया। इसे हासिल करने के लिए मोदी, शाह और योगी ने जहर फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके जरिए उन्होंने लोगों की समस्याओं को और उन्हें हल करने में सरकार की विफलता को छिपाने की कोशिश की। इसमें उन्हें इस तथ्य से मदद मिलती है कि शासक वर्ग की विपक्षी पार्टियां कोई वैकल्पिक नीति पेश नहीं करती है। महाराष्ट्र गहरे कृषि संकट, किसानों द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्याओं और बढ़ती ऋणग्रस्तता और विशेष रूप से शिक्षित युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी से पीड़ित है। किसानों की समस्याएं, यानी सोया और प्याज की दरें और दूध उत्पादकों की समस्याएं बड़ी है, लेकिन संसदीय विपक्षी दलों ने उन्हें नहीं उठाए। जबकि लोगों का मोहभंग बढ़ रहा है, इसे सही दिशा देने के लिए आंदोलन सामने नहीं आए हैं, जो फासीवादी ताकतों को लोगों को विभाजित करने और झूठे वायदों और विभाजनकारी बयानबाजी के माध्यम से उनका ध्यान भटकाने की अनुमति देता है। आरएसएस भाजपा फासीवादी मुहिम को तेज करने की कोशिश कर रही है। आरएसएस भाजपा महाराष्ट्र में जीत को अपने फासीवादी अभियान के समर्थन के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी कदाचार के अलावा यह एक गठबंधन की जीत है और गठबंधन के तनाव सत्ता साझा करने के सवाल पर बहुत स्पष्ट है और रहेंगे। फिर भी यह जीत फासीवाद विरोधी ताकतों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। यह एक बार फिर साबित करता है
कि शासक वर्ग की विपक्षी पार्टियां चुनावी लाभार्थी हो सकती है, लेकिन फासीवादी ताकतों के आगे बढ़ने के लिए प्राथमिक चुनौती जनता के आंदोलनों, मेहनतकश लोगों के संघर्षों आती है। देश की जनता बेचैन है। चुनावी कवायद उन्हें सीमित विकल्प देती है। उनके वास्तविक हित, उनके बुनियादी मुद्दों भूमि और आजीविका, रोजगार और उचित आय के लिए संघर्ष को तेज करने की मांग करते हैं। ये संघर्ष रने के लोकतांत्रिक अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इसलिए इस जनवादी अधिकार को, जिस हद तक वह है, नष्ट करने पर आमादा फासीवादी ताकतों से लड़ने की जरूरत है। ये संघर्ष आपस में जुड़े हुए हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष साम्राज्यवाद के प्रभुत्व वाली और घरेलू प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों, बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों द्वारा प्रबंधित वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लोगों के संघर्ष का अभिन्न अंग रहा है। फासीवादी अभियान की वर्तमान स्थिति में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष का महत्व और भी बढ़ गया है। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को विशेष रूप से वर्ग संघर्ष और जन आंदोलनों को तेज करना चाहिए, विशेष रूप से मजदूरों और किसानों के, आदिवासियों और दलितों के, महिलाओं और युवाओं के संघर्षों को। साथ ही लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमलों के खिलाफ संघर्ष भी समय की जरूरत है। न्यू डेमोक्रेसी दिसंबर 2024 से। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।